बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए कुछ खास लेकर के आए हैं। अमूमन हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, उसमें मंदी और तेजी की, उसके फोरकास्ट की, उसके भविष्य को जानने की कोशिश रहती है। लेकिन आज का जो एपिसोड है वो कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि भारत ब्रांड जी विदेशी धरती के ऊपर पे भारतीय कृषि उत्पादों पर इस समय पर संकट के काले बादल हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के एग्री प्रोड्यूस के ऊपर पे प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू किया है कि इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी पर आज की हमारी चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर DK साहब हमारे साथ में इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। आप कृषि विज्ञान केंद्र के हेड हैं और सीनियर साइंटिस्ट हैं, आपका स्वागत। साथ ही हमारे साथ में ऋषभ जी हैं, ऋषभ जैन साहब, आप मसाला के कारोबारी हैं, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। चर्चा चूंकि पेस्टिसाइड से शुरू हुई है, वहीं से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे कि पेस्टिसाइड एक खतरनाक कारण बन गया है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत ब्रांड कृषि उत्पाद में पर्टिकुलरली वो कहीं ना कहीं फिसलता नजर आ रहा है। क्या आप मानते हैं कि हद से ज्यादा पेस्टिसाइड शुरू हो गया है देश के अंदर में? एक होड़ सी मच गई है कि मेरे खेत के अंदर में पैदावार जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर निकल करके आए, और हमने ये देखा है कि उसकी जो पिछले 10-15 सालों के अंदर में तादाद जो बढ़ी है, उसकी वजह से ह्यूमन फर्टिलिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं खतरे पर आ गई है। आप हर शहर, छोटे से छोटे कस्बे के अंदर चले जाइए, वहाँ IVF सेंटर्स खुल गए हैं। क्या ये पेस्टिसाइड्स आप इसका एक खास कारण मानते हैं क्या? बिल्कुल, इसका जो है जो पेस्टिसाइड है, जितनी भी हमारी है जो रासायनिक पेस्टिसाइड हैं, उनका जो दुष्प्रभाव है आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि किसान भाई में जैसा आपने कहा कि एक होड़ सी लगी है कि इसने अभी कोई दवाई का स्प्रे किया है तो मुझे भी करना चाहिए। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि मैं किसानों के खेत पर जाता हूँ तो पूछते हैं कि जी इसमें बताओ जी मैं कौन सी दवाई का छिड़काव करूं। मैंने कहा समस्या क्या है? जी समस्या तो कुछ नहीं है, पर मैं चाह रहा हूं दवाई का छिड़काव करना। तो ये जो अंधाधुंध जो दवाइयों का स्प्रे हो रहा है, उसके कारण विभिन्न समस्या, जैसे आज आप देख रहे हो कि पंजाब राज्य ऐसा है जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा आपने अन्न उत्पादन में देखी होगी। उसका कारण है, उसके अलावा दुष्प्रभाव उसके देखिए कि आज पंजाब में इतनी समस्याएं हैं, मानव में इतनी बीमारियां हैं कि जिसके कारण कई बार आपने सुना भी होगा कि एक ट्रेन चलती है जिसको कहते हैं कैंसर ट्रेन। तो इसका जो है, इसका सबसे ज़्यादा है कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका छिड़काव होता है, चाहे वो कोई भी फसलें हो। तो निश्चित रूप से जैसे आपने बताया, और ये है कि अधिक दवाइयों के प्रयोग से बहुत सारी समस्याएं देश में पैदा हो रही हैं। ऋषभ, क्योंकि आप तो कारोबारी हैं, बड़ा फेस करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल। और उगाता किसान है, हालांकि किसान मंडी के अंदर लेकर के आ रहा है और सरकारी मंडी में वो फसल बिक रही है, आप वहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो वहाँ पर किस तरीके की समस्याएं आप फेस कर रहे हैं? एक्चुअली अगर हम इसको देखें कि क्या नाम है, जब हम इसको खरीदते हैं, जब इंडिया में खरीदते हैं, तब उस पर अभी एक्चुअली कुछ भी ऐसे कोई रोकथाम नहीं चालू हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। जब हम इसको देश से बाहर ले जाने की बात करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इंडिया बहुत बड़ा, जो मसाले जा रहे हैं वो बहुत बड़ा बैरियर अब इस साल से चालू हो गया है। जैसे कि हम यूरोप की कंट्री में जाएंगे तो वो बैक ऑफ हो रहे हैं इंडियन मसालों के नाम से कि नहीं इसमें तो पेस्टिसाइड्स है। और जहाँ तक जितने भी मसाले को सैंपल्स जो आए हैं आगे भी, या कुछ भी जो खबर आती है, वो कहीं ना कहीं तक कुछ हद तक ठीक भी है। क्योंकि हम चाहे ब्लेंडेड मसाले बात करें, चाहे हम इलायची की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें,
वो किसान में इन्होंने जो बात बोली होड़ लग गई है पेस्टिसाइड्स डालने की, तो वो होड़ हो रही है कि मेरा जो खेत से जो माल निकल रहा है वो और कितना अच्छा निकले। या हम अगर इलायची की बात करें तो हम उसको कलर को लेके चलते हैं, तो उसका कलर और हरा कैसे जाए वो उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि जो वो कुछ कर रहे हैं वो आगे जाके हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। आपने कलर की बात की जी। आपने देखिए कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है कि किसान का जो मतलब पैदावार है वो अच्छे दाम दे करके उसको जाए, और अच्छे दाम देने के लिए नाना प्रकार के वो यत्न करता है, और उसके बीच के अंदर में जो अभी आपने बताया कि उसकी कलरिंग भी कर देता है। जैसे अभी आपने इलायची का एक उदाहरण दिया, इलायची को लेकर के मेरे को ध्यान में आया कि अभी हाल फिलहाल के अंदर में 7-8 दिन के अंदर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है जी। इस तेजी के पीछे की आप वजह क्या मानते हैं? इस तेजी की वजह देखिए, अब जो इलायची का हम लेके चल रहे हैं बाजार, वो आज से 4-5 साल पहले हर फैक्टर करता था, चाहे वो मौसम का हो, चाहे वो हमारे जैसे कंपटीशन ग्वाटेमाला कार्डमम से है तो उसका फैक्टर हो। पर इस साल जो है मतलब जो हमें जो बारिश जो कम मिली है, इस साल 30% जो कम मिली है, उससे इलायची को 30% फसल को नुकसान है, ये एकदम कंफर्म है। और इसके फलस्वरूप जो ग्वाटेमाला कार्डमम है वहाँ पे भी अधिक बारिश और बाढ़ होने की वजह से अमेरिका में उनके भी क्रॉप इस साल सिर्फ 18,000 से 20,000 मीट्रिक टन का आएगा। अच्छा। पर जिस हिसाब से प्राइजेस जो आज अब अक्टूबर में लेके चले जो 2200 रुपए था, वो आज 3,000 रुपए के आसपास टच कर रहा है, जो कि हम और मान रहे हैं कि इसमें 500 रुपए की तेजी और आ सकती है इन अ मंथ ऑफ जनवरी फरवरी। पर इसमें तेजी के जगह इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। तेजी है पर मैनिपुलेटिव कुछ बिग प्लेयर्स है, मतलब आप मान रहे हैं कि इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश? बिल्कुल, बहुत इस वजह से ये तेजी आई है, बहुत हद तक। अभी पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो कितने रुपए का जंप आपने देखा है और कितने % की? अगर हम इसको महीने के हिसाब से लेते हैं, जो अगर हम अक्टूबर मंथ को लेके चलते हैं, जो इलायची का हम ऑक्शन एवरेज जो हम लेके चल रहे हैं वो 2200 रुपए के आसपास थी। अच्छा। जो 1 नवंबर आपकी दिवाली के बाद से टिल 30 नवंबर वो 2200 से उछल के पहुंच गई 3,000 रुपए। अच्छा। 3,000 कुछ 30 या 40 रुपए आ गई थी एवरेज। तो ऐसी तो कोई इतनी आपाधापी या कुछ ऐसा बाढ़ का नहीं हुआ कि जो वो 800 रुपए बढ़ जाए। इसमें कहीं ना कहीं बड़े बिग प्लेयर्स हैं जो इक्विटी से निकल के 40% का रिटर्न हो गया। जी 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 जी, वो यानी एक महीने में 40% का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्ट हम देखते हैं, ये रिपोर्ट बड़ी विशेष है आपके लिए, नजर गड़ाइए। इसी में से एक सवाल निकल करके आपके लिए आएगा, वो सवाल आपको आज के एपिसोड का विजेता भी बना सकता है। मई के महीने में भारत की 2 मशहूर मसाला कंपनियां सुर्खियों में रहीं। वजह सकारात्मक नहीं थी। दरअसल हांगकांग और सिंगापुर ने इनके कुछ ब्रांड्स पर तय मानकों से अधिक एथिलीन ऑक्साइड होने का आरोप लगाया और खबर आई कि इन्होंने अपने यहाँ इन मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी। एथिलीन ऑक्साइड एक पेस्टिसाइड है जिसका इस्तेमाल कटाई के बाद कीटों से मसालों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। आरोपों के बाद भारत सरकार हरकत में आई और इन 2 कंपनियों सहित दूसरी मसाला कंपनियों के ब्रांड्स की जांच के लिए सैंपल इकट्ठा किए। इस तरह के आरोपों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न सिर्फ मसाला कंपनियों की साख गिरी, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा। किसी भी कारोबार में भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। अगर भरोसा टूटता है तो कारोबार पर भी असर पड़ता है। यही वजह रही कि भारतीय मसाला बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय ने भरोसे को टूटने से बचाने के लिए कई ठोस कदम उठाए और कुछ गाइडलाइंस भी निर्धारित कर दी, जिनमें निर्यात के लिए लदान से पूर्व जांच को अनिवार्य करना भी शामिल था। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मसालों सहित सभी खाद्य पदार्थों की लगातार निगरानी और औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है और सबसे ज्यादा निर्यात भी यहीं से होता है। 2023-24 के दौरान देश भर में 1 करोड़ 18 लाख टन मसालों की पैदावार हुई थी, जिनमें से 15,40,000 टन के आसपास मसाला निर्यात हुआ। इससे लगभग 37,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। डॉक्टर साहब, आपने देखा कि कुछ मसाला कंपनीज के सैंपल्स इकट्ठे हुए, उसमें पेस्टिसाइड्स। अब मेरा सवाल ये है कि पेस्टिसाइड का एग्री प्रोड्यूस के अंदर पाया जाना, क्या ये किसान की गलती है, सरकारी तंत्र की गलती है,
या कारोबारियों की गलती है, निर्यातकों की गलती है, एक्सपोर्टर्स की गलती है? आफ्टर ऑल ये गलती किसकी? नहीं, इसकी बात करें तो ये तो हम शुरुआत में जहाँ किसान उगा रहा है कोई भी, चाहे वो मसाले की बात करो, चाहे आप दूसरी किसी भी, चाहे सब्जियों की बात करो, तो किसान जो अधिक स्प्रे कर रहा, छिड़काव कर रहा है, और वो भी कई बार तो क्या है कि अवेयर नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि वो डीलर के पास गया, डीलर ने उसको बताया कि ये 3 दवाई हैं, इनका जाके आप छिड़काव कर दीजिए। वो 3 की उसने कर दिया। वो भी ये भी नहीं देखता कि कितनी खतरनाक ये दवाइयाँ हैं, इनका क्या रेजिडुअल इफ़ेक्ट होगा इस फसल के ऊपर। फिर उसको दोबारा से, जैसे मैंने अभी बताया था, कई बार तो इसलिए करता है कि भाई कोई समस्या आगे ना आ जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको किसानों को अवेयर करना होगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ उनको जो है अवेयर करना होगा। इसके लिए हमें बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो किसानों के बीच में करने पड़ेंगे। आपने कहा कि भाई बहुत सारे ऐसी समाधान हैं कि बिना दवाई छिड़के भी कीटनाशकों का, फंगीसाइड का इलाज किया जा सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर में अगर मैं 2018-19 की बात करूं, 3-4 साल पहले ही लाल मिर्च के अंदर में एक कीड़ा आया, उसका कीड़े का इलाज शायद अभी तक नहीं निकल पाया। तो ऐसे में किसान क्या करे? अभी तक पिछले तकरीबन 5 से 6 साल के अंदर में कीड़ा जो है वो पूरी लाल मिर्च के खेत को ही खा रहा है और 15 से 20 दिन के अंदर में पूरे खेत को ख़त्म कर दे रहा है। तो ऐसे में किसान क्या करेगा? पेस्टिसाइड का ही प्रयोग करेगा, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला ही तैयार नहीं हुआ, वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कीड़ा मरेगा कैसे। तो इस ऐसी जब समस्या आ जाएगी जिसका निदान तुरंत आवश्यक है, तो ऐसे में तो जो गोबर की खाद कह लीजिए, वर्मी कंपोस्ट कह लीजिए, या अन्य जो ऑर्गेनिक मेथड्स हैं, वो सारे फेल हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि देखो, साइंटिफिक कम्युनिटी को भी देखना होगा कि जैसे अभी आपने बताया कि मिर्च में वो कीट आया जी, तो ऐसा कि कौन सा, क्योंकि उसका नेचर है, कौन सा कीट है, किस तरह का है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि कई बार कैसा ये भी होता है कि कई बार एक ही दवाई, यानी कि एक ही साल्ट को बार बार किसान प्रयोग करता है एक ही खेत में। उससे भी क्या होता है कि जो कीट के अंदर एक रेसिस्टेंट जो होती है डेवलप हो जाती है, रेसिस्ट पावर डेवलप हो जाती है। फिर आप अगर उसको दवाई को करते भी हो तो वो उससे जल्दी से नहीं, उससे मरता नहीं, उससे रोकथाम भी नहीं होती। तो ज़रूरी है कि पहले हम सीधे केमिकल की तरफ ना जाएं, उससे अलग भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ हम जरूर जाएं। जी, वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, चर्चा जारी है, ये भी जानेंगे कि किस मसाले में आने वाली है एक अच्छी खासी तेजी। कहीं मत जाइए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है और हमारी ये जानने की कोशिश है कि अब मसालों का कारोबार किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऋषभ जी, जो ब्रेक से पहले आपने बताया कि इलायची के अंदर में एक अच्छी खासी तेजी आई है और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में ये बढ़त जो है वो बरकरार भी रह सकती है। जी। मेरा आपसे सवाल है कि जीरा, हल्दी, धनिया और जो नॉर्दर्न इंडिया के जो ये मसाले हैं जी, इनका आउटलुक आप क्या देखते हैं? क्या लगता है आपको धनिया का भविष्य क्या रह सकता है और पर्टिकुलरली हल्दी में क्या आप रुझान देखते हैं? धनिया भाव नीचे आए हैं तो अभी जो हमें राय या हम लोगों से बात करते हैं कि इस भाव पे धनिया बुरा नहीं है, आप स्टॉक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ। हल्दी यहाँ से कोई ज़्यादा एक बड़ी चाल नहीं है, पर आपको हो सकता है इसमें 20 से 30 रुपए की एक चाल मिले अच्छी। हाँ। जिसमें कई इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, वो निकलने की बहुत कोशिश करेंगे हल्दी के अंदर। अच्छा, और रही बात इलायची की, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हल्दी के अंदर में एक चाल देखने को मिलेगी, ऊपर की चाल होगी वो? जी जी और बिल्कुल, उसके बाद वो नीचे आ जाएगा? बिल्कुल जी जी। अच्छा, ऊपर में 20 से आप कितने रुपए 20 से 30 रुपए की यहाँ से एक चाल बन सकती है हल्दी के अंदर। यानी अभी जो भाव चल रहे हैं तकरीबन 14 रुपए के आसपास के भाव होंगे। जी जी जी, तो 14 रुपए से 16 रुपए तक जा सकता है ये भाव? जी बिल्कुल 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 जा सकता है, इसमें क्षमता है। क्योंकि एक तो अभी जो बारिश आई थी उससे कुछ ना कुछ हल्दी को नुकसान है, पर अभी उसका एक्चुअल पूरा करेक्ट डेटा नहीं आया है। और आगे हल्दी के अभी ठंड का टाइम है और आगे आप जनवरी के बाद देखेंगे तो हर कॉमोडिटी, हर मसाले के अंदर डिमांड चलेगी जनवरी फरवरी, जो कि शादियां बहुत अच्छी है इस बार जनवरी फरवरी के अंदर। और थोड़ा सा दिसंबर के बाद जनवरी में एक्सपोर्ट भी हर कॉमोडिटी का खुलता ही है। क्या रमजान का भी भारतीय मसालों की खरीदारी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इलायची को ले तो बहुत ज्यादा, और मसालों को भी ले तो अगर हम इस रमजान की बात करें तो हर मसाले की बहुत अच्छी मांग विदेशों में होती है रमजान के टाइम में। अभी आप बता रहे थे जब हमारी डिस्कशन चल रही थी ऑफ एयर, तो आपने एक चीज बताई कि सऊदी के अंदर में भारतीय इलायची जो है वो बैन है। जी बिल्कुल। उसके पीछे वजह क्या है? कीटनाशक। एक्चुअली ये बैन पिछले 5 या 7 साल से ज़्यादा ही हो गया है कि अच्छा। सऊदीया जो है वो इंडिया से डायरेक्टली कार्डमम नहीं ले रहा बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड। जैसे जापान है, जापान में एकदम बैंड ही है इंडियन कार्डमम, वो जापान तो यूज ही नहीं कर रहा है। अच्छा। कई अब जैसे आज से हम अगर पिछले 6 महीने और साल भर पहले से बात करें, जो यूरोप था, यूरोप भी इंडिया मसालों का हर, चाहे वो इलायची हो चाहे हर कम्युनिटी हो, मिर्ची हो, तो वो चाहता है कि क्या नाम है हम इसमें ऑर्गेनिक या विदाउट पेस्टिसाइड ही यूज़ करें। पर इंडिया में मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम कुछ भी, कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो इलायची हो चाहे ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक के रेट में डबल का फ़र्क रहता है। तो इंडियन लोग तो मतलब ऐसे है कि अगर आपको कोई चीज़, चाहे आप मिर्ची बात ले लीजिए, हम समझ लें 100 रुपये की कीमत है जी, तो इंसान 105 या 110 खर्चा कर देगा, क्योंकि चलो ठीक है हमें 5 रुपये 10 रुपये खर्च करके हमें अच्छी चीज़ मिल रही है। अगर वही चीज़ हमें 200 रुपये मिलेगी तो ग्राहक बोलेगा कि नहीं, मैं तो 100 वाले भी खा लूँगा, मिर्ची तो मिर्ची है आखिर। ठीक है। पर बाहर के देशों में बहुत जागरूकता आई है इसके बारे में, पेस्टिसाइड के बारे में, कि वो अब भारतीय मसाले या जो कोई भी मसाले जो बाहर से आ रहे हैं उनके देश के अंदर, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और अच्छा जैन साहब, एक चीज, जैसे यहाँ से मसाले बाहर जा रहे हैं, आप भी तो मसाले इंडिया के अंदर मंगवाते हैं, इंपोर्ट होता है जी, ड्राई फ्रूट इंपोर्ट होता जी, है जी, अदर आइटम्स इंपोर्ट होती हैं जी, लेकिन उनमें क्या पेस्टिसाइड नहीं होता? उनमें भी पेस्टिसाइड होता है एक्चुअली। सर इसमें कुल मिला के चीज़ क्या है, इसमें एफएसएसआई का सारा है। एफएसएसआई से ड्राई फ्रूट्स में हम इतना एफएसएसआई का अभी तक या पेस्टिसाइड का हमने ना अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ आया है ड्राई फ्रूट्स को लेके। रही बात मसालों की, तो मसालों में बहुत, क्योंकि ड्राई फ्रूट भारत में तो पैदा ही नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल, वो अफगानिस्तान, import हो टोटल रहा है। अफगानिस्तान, टोटल अच्छा, अफगानिस्तान। क्या ये माने कि एक पॉलिटिकल इंटरनेशनल प्रेशर भी है, उसकी वजह से उनको लिवरेज है? भारतीय उत्पाद अगर बाहर जा रहे हैं उनकी पोर्ट पे तो टेस्टिंग हो जाती है,
लेकिन भारत की धरती पर कोई बाहर से खाद्य पदार्थ अगर इंपोर्ट होकर के आ रहा है तो उसकी फिजिकल टेस्टिंग नहीं हो रही। डॉक्टर राणा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। आप लगा लीजिए बादाम से लेकर के, अखरोट से लेकर के, बाहर से पूरा ड्राई फ्रूट बाहर का आ रहा है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे स्पाइसेस भी हैं जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। जो वियतनाम से बहुत स्पाइसेस आ रहे हैं इंडिया के अंदर। जी, तो उनकी टेस्टिंग हमारे पोर्ट के ऊपर पे क्यों नहीं होती? क्या उनमें पेस्टिसाइड्स नहीं है? क्या वो पेस्टिसाइड रहित हैं? नहीं, ये तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि पेस्टिसाइड नहीं होती होगी, क्योंकि विभिन्न देशों में जो है पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ इंडिया में तो इतना पेस्टिसाइड का नहीं, और कम है। इससे ज़्यादा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत अधिक, जहाँ पेस्टिसाइड का और भी प्रयोग किया जाता है। तो ये होना चाहिए कि जो दूसरे, अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं, या ड्राई फ्रूट के अलावा चाहे मसाले हैं या और पदार्थ, खाद्य पदार्थ हैं, उनकी भी प्रॉपर इसी तरह से टेस्टिंग होनी चाहिए जैसे हमारे पदार्थ का जो खाद्य पदार्थ है उनकी होती है। जैसे अभी आपने सुना था कुछ दिन पहले कि जो हमारी बासमती धान है वो हम जो है उसको एक्सपोर्ट करते थे, तो वहाँ उसके टेस्ट में वही पेस्टिसाइड वाली समस्या आई, पेस्टिसाइड रेजिड्यू यूरोपियन कंट्रीज में पाया गया, तो उन्होंने बैन लगा दिया कि भाई हम जो बासमती धान है इसको नहीं लेंगे। तो ये बिल्कुल ये होना चाहिए कि जो दूसरे देशों से भी आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिन पर टेस्ट नहीं हो रहा, वो बिल्कुल निश्चित रूप से टेस्ट होना चाहिए। डॉक्टर राणा, ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा कि क्या लगता है 63 मसाले हैं भारत के अंदर पैदा होने वाले, टोटल 299 आपके पास में पेस्टिसाइड्स हैं जो अप्रूव्ड हैं, 1000 से ज़्यादा कृषि उत्पाद हैं जो उगाए जाते हैं, और हर कृषि उत्पाद के लिए अलग पेस्टिसाइड, अलग एक फॉर्मूला यूज होता है, अलग उसके ऊपर पे बीमारी आती है, अलग किस्म की उसके ऊपर पे फंगस आती है, अलग किस्म का उसका ट्रीटमेंट है। 299 ही पेस्टिसाइड्स यहाँ पर वेरीफाइड हैं। अब क्वेश्चन क्या उठता है, प्रश्न ये उठता है कि जिन वेजिटेबल्स के लिए, जिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए पेस्टिसाइड अप्रूव्ड ही नहीं है, लेबल्ड ही नहीं है, तो किसान क्या करे? उसमें किसान का क्या कसूर है, क्योंकि उसने तो अपना खेत बचाना है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मसाले, खासकर हम मसालों की अगर बात करें तो इनमें आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत कम जो पेस्टिसाइड्स हैं वो अप्रूव्ड हैं जी। इसीलिए कई बार जो है किसान डीलर के पास यानी कि दुकानदार के पास जाता है, वहाँ से जो उसने दवाई दे दी उसका छिड़काव कर दिया। निश्चित रूप से, क्योंकि जो कीट होते हैं उन्हीं, या कोई भी बीमारी है, चाहे वो फंगस के कारण है, चाहे वो बैक्टीरिया के कारण है, उनका जो ट्रीटमेंट है, जो उनकी रोकथाम के लिए है, वो स्पेसिफाई होता है, तो उसका साल्ट हो चाहे वो दवाई का। तो इसके क्षेत्र में ये थोड़ा सा है अभी, तो क्योंकि बहुत सारी दवाई इसमें स्पाइस में नहीं है, तो इसके लिए भी रिसर्च होनी चाहिए कि भाई थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वक्त हो गया यहाँ पर एक और कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ इस समय पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और इनसे हमारी चर्चा लगातार जारी है। अब रैपिड फायर का टाइम आ गया है। एक एक सवाल, दो सवाल मैं आपसे जल्दी जल्दी लूंगा। अब थोड़ा सा उसका जल्दी जल्दी ही जवाब देना है, समय की कमी भी है। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, कोई भी नई बीमारी या कीटनाशक आता है जिसे दूर करने के लिए वैज्ञानिक के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसे में किसान क्या ऑर्गेनिक की तरफ सोच सकता है क्या? नहीं, निश्चित ऑर्गेनिक, जो भी हम आज की ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं या नेचुरल खेती की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दवाइयों का आपने देखा होगा, जितना हम दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, समस्या उतनी ही बड़ी है। क्योंकि आज आप देखते हो कि हम सबसे ज़्यादा दवाइयों का स्प्रे हो रहा है, उसके बाद भी समस्या और ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये है कन्फर्म कि जितनी अगर दवाइयों से समस्याएं दूर हो जाती, बीमारियां खत्म हो जाती, तो आज तो बीमारी होनी नहीं चाहिए थी, आज तो कीट होना ही नहीं चाहिए था। तो हमको बिल्कुल, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ, वहाँ किसानों को जाना होगा, साथ साथ ऑर्गेनिक और इनको भी कंसेप्ट को अपनाना होगा। जी ऋषभ, मेरा आपसे सवाल है जी, आपको क्या लगता है, इलायची, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, काली इलायची की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इनमें पांचों में से कौन सी कमोडिटी फायदेमंद, क्या चीज इस समय पर स्टोकिस्ट को बड़ा मुनाफा दे सकती है? अगर हम सेफ की तरफ चालू करें, रिस्की को ना लेकर हम सेफ के तरफ ले, तो बड़ी इलायची आप स्टॉक करें। ये समझ लीजिए एफडी है, उसकी अगली क्रॉप आएगी नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में, और वो भी जो इस साल सिर्फ फसल 30% ही हुई है, 70% फसल बर्बाद है इस साल, जो कि नेपाल, भूटान और आसाम की तीनों जगह की फसल बर्बाद है इस साल। तो अगर हम अच्छी चाल और लॉन्ग टर्म के लिए ले, तो आप बड़ी इलायची में जाइए। शॉर्ट टर्म का गेम है, इंटरनेशनल गेम है, तो आप जिसमें बहुत ही उठापटक, अगर आपका दिल लोहे का है, तो आप इलायची की तरफ जाइए। और उसके बाद आप तीसरा आइटम ले लीजिए, आपने कहा धनिया। धनिये में आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो ले सकते हैं धनिये का। और उसके बाद हल्दी में माइनस पॉइंट बस ये है कि ऊपर के भाव जो 170-80 जो पिछली बार आए थे, उसमें कई व्यापारी फंसे हुए हैं, तो उस भाव पे आके सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मेरे को। यानी कि ये एक सीक्वेंस है, बड़ी इलायची से लेकर के और हल्दी तक की ये सीक्वेंस ऋषभ जी ने बताई है यहाँ पर। और अब वक्त यहाँ पर है ये जानने का कि जो पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या है और उस जवाब को देने वाले विजेता कौन है। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने सवाल था हमारा, तमिलनाडु में कितना लहसुन चीन से आया हुआ पकड़ा गया? ऑप्शन थी हमारी, ए 550 किलो, बी 660 किलो, सी 330 किलो और डी ऑप्शन था 440 किलो। तो सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर पे जो ग्रीन कलर के अंदर है, 330 किलो, ऑप्शन सी। और जो इस सवाल का जिन्होंने सही जवाब दिया है, विजेताओं के नाम आपकी स्क्रीन पर। और अब बारी है हमेशा की तरह आज का सवाल लेने की। जो आज का सवाल है वो इस पूरे एपिसोड के अंदर में, उस पैकेज के अंदर में जो हमने स्टोरी प्ले की, उसके अंदर छिपा है। हमारा सवाल था आपसे, 2023-24 में कितना उत्पादन मसालों का भारत में हुआ? ऑप्शन है हमारी, ऑप्शन ए 1.18 करोड़ टन, ऑप्शन बी 3 करोड़ 6 लाख टन और ऑप्शन सी 6.5 करोड़ टन और ऑप्शन डी थी हमारी 8 करोड़ टन। तो आप अपना जवाब हमें मेल कर सकते हैं शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के दरमियान, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मेल करना है। और हमारी ईमेल आईडी ये स्क्रीन के ऊपर पे अपना commodity expert@gmail.com, इस पर आप तुरंत
इसका सही जवाब भेज दीजिए। ऋषभ जी, डॉक्टर डीके राणा साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ में साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कॉमोडिटी एक्सपर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। दूरदर्शन किसान पर चर्चाओं का और साथ ही साथ जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।